सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो होता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट का मतलब क्या होता है बेसिकली हम लोग देसी भाषा में समझते हैं। सपोज सपोज एक जगह है, वहाँ पे दो फ्लैट है, फ्लैट 1, दूसरा फ्लैट है फ्लैट 2। फ्लैट 1 में कौन कौन रहता है? ए एक नाम है बंदे का, दूसरा बंदा बी, तीसरा बंदा सी। ओके, 3 लोग रहते हैं फ्लैट 1 में, उसको हमने एक सेट बना दिया। फ्लैट 2 में कितने लोग रहते हैं? मान लो सपोज डी और ई, 2 लोग रहते हैं फ्लैट 2 में। अभी सोचो ऐसे कि फ्लैट 1 में 3 लोग हैं, फ्लैट 2 में 2 लोग हैं। अब जब ये लोग अलग अलग रहते हैं तो इन्हें खर्च बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है, ठीक है। तो इन्होंने एक दिमाग लगाया कि हम लोग क्या करते हैं, एक नया फ्लैट लेते हैं, उस फ्लैट का नाम है सपोज फ्लैट 3, जिसमें कि हम लोग सब लोग एक साथ मिलके रहेंगे। तो सोचो फ्लैट 3 में जब ये सब लोग जाएंगे तो वो फ्लैट 3 दिखेगा कैसा? बहुत इजी है, बोलेंगे ए बी सी डी ई, ये पांचों के पांचों लोग फ्लैट 3 में दिखेंगे। तो बेसिकली हमने क्या किया कि फ्लैट 1 में जितने लोग थे, फ्लैट 2 में जितने लोग थे, सबको कंबाइन करके एक नया फ्लैट में डाल दिया, फ्लैट 3 में। तो जो ये फ्लैट 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 मैं बोल रहा था, इसको हम लोग सेट भी बोल सकते हैं कि सेट ए में जितने लोग थे, जितने एलिमेंट्स थे, जितने ऑब्जेक्ट्स थे, सेट 2 में जितने ऑब्जेक्ट्स थे या एलिमेंट्स थे, सबको हमने कंबाइन करके एक नया सेट बना दिया। उस नया सेट का जो नाम होता है बेसिकली हमने क्या बोला कि फ्लैट 1 और फ्लैट 2 को हमने क्या कर दिया, यूनियन ले लिया, यूनियन ऑफ फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2। अभी यूनियन ऑफ सेट्स को हम लोग कभी कभी एडिशन ऑफ सेट्स भी बोलते हैं। जैसे बेसिकली हमने क्या किया, फ्लैट 1 प्लस फ्लैट 2 कर दिया, दोनों फ्लैट को मिला दिया, एक नया फ्लैट बना दिया। ये हो गया बेसिकली सबसे बेसिक लैंग्वेज में यूनियन ऑफ सेट। तो अभी बेसिक डेफिनेशन पे आते हैं। हमने बेसिकली क्या बोला कि यूनियन ऑफ सेट्स होने वाला है क्या? यूनियन ऑफ सेट्स वो चीज़ होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक यू से, ठीक है। सपोज मेरे पास एक सेट है जिसका नाम है ए, दूसरा सेट है जिसका नाम है बी, और अगर मुझे ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ए यूनियन बी। अगर ए प्लस बी भी लिख दूँ तो एक ही बात है बेसिकली, ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जगह पे तुम देखोगे ए यूनियन बी लिखा होगा, ठीक है। तो यूनियन ऑफ सेट बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, 2 सेट्स के जो भी एलिमेंट्स है दोनों के सेट के, उनको कंबाइन करके एक नया सेट बना देते हैं, उसको यूनियन ऑफ सेट बोल देते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस यू से, ठीक है। अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल ये है, लेट सेट ए कंटेंस 2 4 5 6। सेट ए में 2 4 5 6 है, सेट बी में 4 6 7 8 है। सपोज मुझे ए यूनियन बी निकालना है तो मैं क्या करूँगा, दोनों सेट के एलिमेंट्स को रख दो, 2 4 5 6 तो रखोगे ही, लेकिन जब इसमें आओगे तो 4 एक बार रख चुके हो तो क्या दोबारा रखने का ज़रूरत है? बोलेंगे नहीं। 6 एक बार रख चुके हो ए यूनियन बी में तो दोबारा रखने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं। चलो 7, तो 7 रखना पड़ेगा, 8 रखना पड़ेगा। तो बेसिकली हमारे पास जो ए यूनियन बी आएगा वो कैसा आएगा, 2 4 5 6 7 8। बस ये सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास कोई भी 2 सेट गिवन है तो ए यूनियन बी हम लोग क्या करते हैं, दोनों सेट के जितने भी एलिमेंट्स है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, सबको एक साथ रख दिया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल है, सपोज ए सेट है जिसमें ए बी सी दिख रहा है, दूसरा सेट है जिसमें ए बी डी दिख रहा है। अभी मेरे से कोई बोल दे ए यूनियन बी बताओ, तो मैं क्या करूँगा, ए बी सी डी लिख दूंगा, ठीक है। ये चमकना चाहिए। मैंने क्या किया, ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ एक नए सेट में डाल दिया। बस ये है यूनियन ऑफ सेट, ओके। और इसको अगर सिंबॉलिकली हमें रिप्रेजेंट करना है तो ए यूनियन बी का मतलब होगा एक ऐसा एलिमेंट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब या तो ए से हो या तो बी से, या फिर दोनों में होगा फिर भी चलेगा। तो ए और बी, इसको हमने और से रिप्रेजेंट किया। यूनियन का मतलब बेसिकली और की फीलिंग्स आनी चाहिए, ठीक है। ए यूनियन बी का मतलब ए और बी दोनों में से कुछ भी चलेगा। चलो
एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ a इज इक्वल टू 1375, b इज इक्वल टू 3789, देन फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट। बताओ यूनियन में क्या आने वाला है, 137589, 137589, ए यूनियन बी आ गया हमारा, सिंपल। सिमिलरली एक्स में ए ई आई ओ यू है, वाई में फाई है, फाइंड द यूनियन ऑफ द सेट एक्स एंड वाई। तो एक्स यूनियन वाई में क्या आएगा, ए ई आई ओ यू। ऐसा क्यों, क्योंकि वाई में फाई। अच्छा, इन्होंने एक मिस्टेक किया है, वाई इज फाई। वाई में अगर फाई होता तो मेरे पास एक्स यूनियन वाई में क्या आ जाता, ए ई आई ओ यू तो आएगा ही, साथ में ही एक फाई भी आ जाता। लेकिन उन्होंने बस ये बताना चाहा है कि मेरे पास एक सेट है जो कि नल सेट है, कुछ भी नहीं है, वाई इज अ नल सेट। तो अब बताओ इनका यूनियन लेंगे तो क्या होगा। अभी बताओ, मेरे पास दो फ्लैट है, एक फ्लैट में ए ई आई ओ यू रह रहे हैं, दूसरे फ्लैट में कोई नहीं है। दोनों फ्लैट को कंबाइन करके एक नए फ्लैट में जाओगे तो उसमें कौन कौन रहेंगे, तो तुम क्या बोलोगे, ए ई आई ओ यू ही रहेंगे। इसमें तो कुछ था ही नहीं, जब कुछ था ही नहीं तो बेसिकली उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ से हम लोग एक चीज़ जान सकते हैं कि एक्स या फिर कोई सेट है, उसका यूनियन अगर हम लोग फाइव वाले सेट से लें तो वो बेसिकली सेम सेट आ जाएगा। तो इसको हम लोग याद रख सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का जीरो से जो सम करते हैं वो बेसिकली सेम चीज़ आता है। तो फाइव में जब कुछ है ही नहीं तो उसका यूनियन लेंगे ए से, तो वो बेसिकली ए ही तो आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इफ सेट p इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7, सेट q इज इक्वल टू 0 3 6 9 12, सेट r इज इक्वल टू 2 4 6 8। बोला गया फाइंड द यूनियन ऑफ सेट p एंड q। p और q का यूनियन लेना है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 3 4 5 6 7 0 9 12 लिख देंगे बस, 0 9 12 2 3 4 5 6 7। ये हो गया p और q का यूनियन। सिमिलरली अगर सेट p एंड सेट r का यूनियन लिखना है तो p और r में जो भी एलिमेंट्स हैं सबको डाल दो। तो हम लोग क्या बोलेंगे, 2 3 4 5 6 7, 2 तो डाल चुके हैं, 4 डाल चुके हैं, 6 डाल चुके हैं, 8। तो बस 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट फाइंड द यूनियन ऑफ सेट q एंड सेट r। q और r का तो हम लोग क्या बोलेंगे, 0 3 6 9 12, ये तो डालो ही, 0 2 डाल दो, 2 नहीं डाला हुआ है, 4 डाल दो, 4 नहीं डाला हुआ है, 6 डाला हुआ है, 8 डाल दो। ये आ जाएगा क्या, q यूनियन r। तो सिंपल है, यूनियन ऑफ सेट लिखना बहुत ही सिंपल। चलो नेक्स्ट नोट, इस नोट को देखो ध्यान से। अगर a एंड b आर द सबसेट ऑफ a यूनियन b। अच्छा, इन्होंने क्या बताया कि मेरे पास कोई सेट है a यूनियन b, तो इसका जो होगा a हमेशा इसका एक सबसेट होगा, b भी हमेशा इसका सबसेट होगा। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि a यूनियन b बना ही है a और b के कॉम्बिनेशन से, तो a तो बेसिकली उसका सबसेट तो होगा ही ना। फॉर एग्जांपल हमने जो शुरुआत में बोला था फ्लैट थ्री बेसिकली किससे बना था, फ्लैट वन एंड फ्लैट टू से। तो फ्लैट वन बेसिकली फ्लैट थ्री का सबसेट ही तो है, फ्लैट टू फ्लैट थ्री का सबसेट ही तो है। तो वही बात इसने बोला है, द यूनियन ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या है, ए का यूनियन लो बी के साथ या बी का यूनियन लो ए के साथ, दोनों सेम बात है। उसी तरीके से फ्लैट वन और फ्लैट टू का यूनियन लो या फिर फ्लैट टू या फ्लैट वन का यूनियन लो, बात एक ही है, फ्लैट थ्री में सेम लोग जाएंगे। तो ए यूनियन बी विल बी इक्वल टू बी यूनियन ए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड व्हेन द सेट्स आर एक्सप्रेस्ड इन रोस्टर फॉर्म। हम लोग बेसिकली यूनियन तभी कैलकुलेट करते हैं किसी भी सेट का जब सबसे पहले उसको रोस्टर फॉर्म में दे दे। सपोज क्वेश्चन में उसने रोस्टर फॉर्म में नहीं दिया सेट को, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सेट बिल्डर को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद यूनियन कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एक सेट है ए वेयर एक्स इज द एलिमेंट सच डैट एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बी है, बी में एक्स सच डैट एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये दो सेट है, पूछा गया है ए यूनियन बी क्या होगा। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए का एलिमेंट्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4 जीरो कब कब होगा, व्हेन एक्स विल बी इक्वल टू प्लस और माइनस 2। तो माइनस 2 प्लस 2 दो एलिमेंट्स हैं। बी एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 जीरो कब होगा, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 2।
अभी मैं ए यूनियन बी कैलकुलेट करूंगा तो इसमें क्या क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा -2 1 2, ए यूनियन बी ये आने वाला है। सिंपल सा बात है, सबको समझ में आ जानी चाहिए थी। ठीक है, अब ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ यूनियन ऑफ सेट। तो ये तो बेसिकली हमने अभी तुरंत सीखा कि ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, 2+5 करो या 5+2 करो, 7 ही आता है। उसी तरीके से ए यूनियन बी निकालो या बी यूनियन ए निकालो, बात एक ही है। इस लॉ को हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव। अभी इस वाले चीज़ को देखो, ए का यूनियन बी यूनियन सी से लो या फिर ए यूनियन बी निकाल के उसका यूनियन सी से ले लो, बात एक ही है। एसोसिएटिव लॉ इसको बोलते हैं। चलो ऐसे अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल से देखते हैं। अभी तुरंत हमने ए बी सी देखा, चलो सी देख लेते हैं। एक सी एक सेट है एक्स सच डेट x-2 इंटू x-3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोला है। तो बताओ सी में क्या क्या एलिमेंट आएगा, मैं बोलूँगा 2 3। अभी तुम ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी कैलकुलेट करोगे तो अभी तुरंत -2 1 2 आ चुका है। चलो अब इसका यूनियन सी के साथ निकालो, ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ निकालो, क्या आएगा, तो -2 1 2 3 आएगा। चलो अभी क्या करो, ए को रहने दो, बी यूनियन सी कैलकुलेट करो। बी यूनियन सी जब कैलकुलेट करोगे तो क्या आने वाला है, 1 2 3 1 2 3। चलो बी यूनियन सी का ए के साथ यूनियन निकालो तो उसमें क्या आने वाला है, -2 1 2 3। तो दिख रहा होगा हमें कि ए का यूनियन बी यूनियन सी के साथ निकालो या ए यूनियन बी का यूनियन सी के साथ निकालो, एक ही बात है। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है यूनियन। ये उस तरीके से बात हो गई कि 2 + 5 + 7 निकालो या 2 + 5 + 7 निकालो, एक ही बात है। उसके बाद ये चीज़ तो हमने अभी तुरंत पढ़ ही लिया है कि ए का यूनियन किसी भी नल सेट के साथ करोगे तो सेम टू सेम सेट आ जाएगा। जैसे फ्लैट 1 वैकेंट है, फ्लैट 2 में कुछ लोग हैं, अब दोनों को कंबाइन करोगे तो बेसिकली नए फ्लैट में वही लोग रहेंगे जो फ्लैट 2 में हैं। उसी तरीके का बात हो गया ये। ए का यूनियन ए के साथ लोगे तो फिर से ए ही आ जाएगा। अब फ्लैट 1 में कोई बंदा रहता है, वही बंदा तो फ्लैट 1 में भी रहता है, तो फ्लैट 1 और फ्लैट 1 को कंबाइन करोगे तो फ्लैट 1 ही रहेगा वो, ठीक है। तो वो ए यूनियन ए विल बी इक्वल टू ए ओनली। और किसी भी यूनिवर्सल सेट यूनियन ए निकालोगे तो हमेशा यूनिवर्सल सेट आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट सबका बाप होता है। और जब हम लोग यूनियन लेते हैं तो हम लोग बेसिकली करते क्या हैं, जो भी हमारे पास सेट है सबका एलिमेंट्स को हम लोग डाल देते हैं नए वाले यूनियन वाले सेट में। तो यूनिवर्सल सेट में ऑब्वियसली सारे के सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, उसका यूनियन हमें ए के साथ लेना है, तो बेसिकली वो तो यूनिवर्सल सेट ही बन जाएगा ना। क्यों? क्योंकि ए बेसिकली सबसेट है यूनिवर्सल सेट का। तो ये सब बेसिक बातें हैं, ये अगर नहीं भी बताया जाता तो कॉमन सेंस से हम लोग बता सकते हैं। ओके, ये नोट फिर से याद रखा कि ए का यूनियन फाई के साथ लो या फाई का यूनियन ए के साथ लो, वो हमेशा ए होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है बस। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को समझो, सिर्फ फिर से उसी तरीके से समझते हैं फ्लैट के वक्त। सपोज मेरे पास एक फ्लैट है, फ्लैट 1, इसमें जो बंदे रहते हैं उनका नाम है ए बी सी डी, ठीक है। दूसरा फ्लैट है फ्लैट 2। अब बेसिकली है क्या, ए और बी बहुत ही गरीब है ना, वो नए शहर में आए हैं, उनको फ्लैट मिल नहीं रहा है, तो वो क्या करते हैं, उनका दोस्त सी डी भी है और उनका दोस्त ई और एफ भी है। तो वो क्या करते हैं, कभी जाके ए और बी वाले फ्लैट में, मतलब सी डी के फ्लैट में रह जाते हैं फ्लैट 1 में, और कभी कभी वो लोग आके फ्लैट 2 में रह लेते हैं। इससे क्या होता है, उनका गुजारा चल जाता है। मैंने क्या बोला कि ए और बी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि फ्लैट 1 में भी कभी कभी रहते हैं, फ्लैट 2 में भी कभी कभी रहते हैं, उनको अपना फ्लैट नहीं मिला हुआ है। तो अब मैं अगर बोलूं कि कौन से ऐसे लोग हैं जो दोनों फ्लैट में रहते हैं, मतलब ऐसे कौन से लोग हैं जो दोनों फ्लैट में कॉमन है, तो मैं क्या बोलूँगा, ए और बी। ए और बी ऐसे हैं जो दोनों फ्लैट में कॉमन है। तो अगर मेरे से कोई पूछे फ्लैट 1 का इंटरसेक्शन फ्लैट 2 के साथ लूँ तो उसमें क्या आएगा, तो मैं बोलूँगा ए और बी। ए और बी ऐसे हैं जो फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 दोनों में रहते हैं। ओके,
तो इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। जिस तरीके से यूनियन को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन को हम लोग उल्टा यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब एंड वाली फीलिंग आनी चाहिए। एंड ए एंड बी दोनों में हो कॉमन चीज, कॉमन एलिमेंट। सपोज मेरे पास ऐसे दिया हुआ ए 1 2 3, दूसरा सेट है बी 1 2 5। तो मेरे से कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है। तो 1 और 2, देखो 1 और 2 सेट ए में भी है, सेट बी में भी है। दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन बी क्या होने वाला है, 1, 2। ओके, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। लेट सेट ए इज 2 3 4 5 6, सेट बी है 3 5 7 9। तो दोनों में कौन से एलिमेंट्स जो दोनों में कॉमन है, तो मैं बोलूँगा 3 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, 5 इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, और कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूँ तो उसमें क्या आने वाला है, 3, 5। ओके और भी एग्जाम्पल के थ्रू इसको इंटरसेक्शन ऑफ सेट को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ऐसे एलिमेंट जो कि ए में भी हो एंड बी में भी हो, एंड वाली फीलिंग आ रही है। यूनियन में हमने और देखा था, ठीक है। एंड और में बहुत डिफरेंस है। एंड का मतलब कंडीशन है, दोनों में होना ही चाहिए। और में ऐसा नहीं है, ए में होगा फिर भी चलेगा, बी में होगा फिर भी चलेगा, ए और बी दोनों में होगा फिर भी चलेगा। लेकिन एंड में ऐसा नहीं है, ए एंड बी दोनों में होगा तभी चलेगा। ओके, एग्जाम्पल देखो फिर से। मेरे पास ए सेट गिवन है 2 4 6 8 10 1 3 8 4 6। बोला गया इंटरसेक्शन निकालो। क्या 2 दोनों में है, नहीं है। 4 दोनों में है, बोलेंगे हाँ। क्या 6 दोनों में है, बोलेंगे हाँ। और बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में नहीं है। अच्छा 8 भी दोनों में है। दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन भी क्या आने वाला है, 4 6 8। सिंपल। सिमिलरली चलो एग्जाम्पल 2, ए बी सी है, इसमें 5 कुछ नहीं है। 5 का मतलब कुछ नहीं। तो बताओ x का इंटरसेक्शन y के साथ क्या आएगा, मैं बोलूँगा कुछ नहीं, 5। क्यों, क्योंकि कुछ भी कॉमन है ही नहीं। क्योंकि हमारा जो सेट y है वो वैकेंट है, खाली है। खाली के साथ कुछ कॉमन मिल कैसे सकता है, मतलब जो पहले से खाली है ऑलरेडी, तो उसका किसी के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो हमेशा क्या आ जाएगा, खाली ही आएगा। क्योंकि दोनों में कभी कुछ कॉमन आने वाला नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये। तो आज के बाद हम लोग ये याद रख सकते हैं कि कोई भी हमारे पास सेट है ए, उसका अगर इंटरसेक्शन ले हम लोग 5 के साथ तो वो 5 आ जाएगा। ओके, तो हमने 2 बातें याद रखी। ए का यूनियन ले 5 के साथ तो ए आ जाएगा, लेकिन ए का इंटरसेक्शन ले 5 के साथ तो 5 आ जाएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बस ये समझो यूनियन का मतलब दोनों को कंबाइन करते हैं, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन पार्ट देखते हैं। एग्जाम्पल 3 फिर से सिंपल है। ए और बी का अगर सेट लेना है तो ए और बी में हमें देखना पड़ेगा कॉमन एलिमेंट। बी और सी का इंटरसेक्शन लेना है तो बी और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखने होंगे। और फिर ए और सी का लेना है अगर, तो ए और सी में कॉमन एलिमेंट्स देखने होंगे। बस सिंपल। नोट में याद रखा कि ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो ए और बी का सबसेट होगा। वहाँ पे क्या होता था, ए और बी ए यूनियन बी का सबसेट होता था, क्योंकि ए और बी दोनों के एलिमेंट्स मिला के एक बड़ा सा सेट बना। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी में उल्टा है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या हुआ, बेसिकली ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स थे सिर्फ वही आए। दिस मीन्स ए इंटरसेक्शन बी खुद ए का सबसेट है और बी का भी सबसेट है। मतलब ए का एक छोटा सा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी, और बी का भी एक छोटा सा पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज द सबसेट ऑफ बी। सिमिलरली हमने एक और चीज़ देखा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट इज कम्यूटेटिव। मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, एक ही बात है, ठीक है। और हमने एक और चीज़ देख लिया है कि ए इंटरसेक्शन 5 करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। चलो, और ये तभी पॉसिबल है जब रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, वहाँ पे ए और बी आया था, तो ए इंटरसेक्शन बी, बताओ यहाँ क्या आएगा। यहाँ मेरे से कोई पूछे ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा, तो मैं क्या बोलूँगा, ए और बी में कॉमन क्या है, सिर्फ 2। तो ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू 2। एक एलिमेंट आएगा जो सिर्फ 2 होगा। 2 ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है। अब कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है उसको देख लेते हैं हम लोग। सम प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन।
ए का इंटरसेक्शन बी के साथ लो या बी का इंटरसेक्शन ए के साथ लो, एक ही बात है, डेट इज कम्यूटेटिव लॉ होता है। फिर से वही चीज़, ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ लो या ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ लो, एक ही बात है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है। ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ लोगे तो वो फाई आ जाएगा। ए का यूनियन के साथ इंटरसेक्शन लोगे, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो वो बेसिकली ए ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट और सेट ए में कॉमन क्या होगा? सेट ए ही तो होगा। सेट ए का बाप है यूनिवर्सल सेट, मतलब वो सारे एलिमेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सल सेट में हैं जो ए में हैं। दिस मीन्स यूनिवर्सल सेट और ए का अगर मैं इंटरसेक्शन लूँ तो वो क्या आने वाला है? ए। एग्जाम्पल ले सकते हैं, सपोज मैंने एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया 1 2 3 4 5 और मैंने एक सेट डिफाइन किया जिसमें है 1 2 5, तो बताओ ए का इंटरसेक्शन यू के साथ लूँगा तो क्या आएगा? 1 2 5, बेसिकली ए ही आ जाएगा फिर। ओके, अच्छा ए का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ लोगे तो वो भी ए ही आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। चलो ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको याद रखो तो भी बढ़िया है, नहीं याद रखो फिर भी चलेगा। मैंने क्या बोला? ए का इंटरसेक्शन हमें लेना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। इसको अब इस तरीके से सोचो, बी यूनियन सी का मतलब बी प्लस सी होता है ना, तो ए को मल्टीप्लाई करो बी के साथ तो क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी आएगा, बीच में प्लस, प्लस का मतलब यूनियन, ए को मल्टीप्लाई करो सी के साथ तो ए इंटरसेक्शन सी आएगा। तो बेसिकली उन्होंने यही बोला है कि ए का इंटरसेक्शन बी के साथ ले लो, एक यूनियन ले लो, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लो, इस तरीके से ट्रीट करो, चलेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करता है। ओके, और ये नोट तो हमने देख ही लिया। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिफरेंस ऑफ द टू सेट। डिफरेंस ऑफ द टू सेट का मतलब ए माइनस बी, अगर हमारे पास दो सेट है तो, या फिर बी माइनस ए, यहाँ पे हम लोग बेसिकली माइनस से ही रिप्रेजेंट करते हैं। अभी डिफरेंस ऑफ द टू सेट का मतलब क्या होता है? ए माइनस बी का मतलब होगा ए माइनस बी एक नया सेट आएगा, उसमें एलिमेंट्स कौन कौन होंगे? हमें बेसिकली करना क्या है? ए में से वो सारे एलिमेंट्स माइनस कर दो जो बी में भी प्रेजेंट हो। क्या बोला मैंने? ए माइनस बी निकालना है तो ए में से वो सारे एलिमेंट डिलीट कर दो जो बी में भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो। ओके, या फिर अगर बी माइनस ए कैलकुलेट करना है तो बी में से वो सारे एलिमेंट डिलीट कर दो जो ए में भी ऑलरेडी प्रेजेंट हो। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट है ए 2, 3, 4, दूसरा सेट है 4, 5, 6। अब किसी ने बोला ए माइनस बी बताओ, तो मैंने बोला ए माइनस बी में सिर्फ तुम ए को देखो, ए में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो बी में भी है। बताओ क्या 2 बी में भी है? बोलेंगे नहीं। 3 बी में भी है क्या? नहीं। 4 बी में भी है क्या? बोलेंगे हाँ। 4 को हटा दो, बचा क्या? 2 और 3, तो ए माइनस बी कितना आ जाना चाहिए? 2, 3। अच्छा, अगर मुझे बी माइनस ए कैलकुलेट करना है, बी माइनस ए कैलकुलेट करना है अगर, तो मैं बोलूँगा बी में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में भी है, तो मैं किस पे फोकस करूँगा? बी पे। अभी बताओ बी में से सारे एलिमेंट्स हटाने हैं जो ए में भी हैं। 4 क्या ए में भी है? बोलेंगे हाँ, 4 को हटा दो। 5 क्या ए में है? बोलेंगे नहीं, 5 को रहने दो। 6 क्या ए में भी है? बोलेंगे नहीं, 6 को भी रहने दो। तो बी माइनस ए क्या आ जाना चाहिए मुझे? 5, 6। ओके, तो यहाँ से एक और चीज़ मुझे पता चला कि ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, ये ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए सेट में फॉलो होता है। जिनको ए माइनस बी माइनस ए नहीं समझ में आया है वो एक दो एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर से देखो, ए में है 1 2 3, बी में है 4 5 6। मुझे पूछा गया ए और बी का डिफरेंस निकालो, ए माइनस बी निकालना है, तो ए में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दो जो बी में भी हैं। क्या 1 बी में है? बोलेंगे नहीं। 2 बी में है? बोलेंगे नहीं। 3 बी में है? नहीं। दिस मीन्स ए में से कुछ नहीं हटाना है। और अगर बी माइनस ए निकालना है तो मैं क्या करूँगा? कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस मीन्स 4, 5, 6 ही रह जाएगा। सिंपल सी बात। चलो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ, मुझे पूछा गया ए माइनस बी निकालो। ए में से वो सारे एलिमेंट माइनस कर दो जो बी में भी है। ए नहीं है, बी है, बी को हटा दिया।
सी नहीं है, डी है उधर भी, हटा दिया, एफ उधर भी है, हटा दिया, बचा क्या, ए सी ई, ए माइनस बी में आ जाएगा ए सी। अगर बी माइनस ए देखना हो तो मैं बोलूँगा बी इधर भी है, हटा दो, डी उधर भी है, हटा दो, एफ उधर भी है, हटा दो, बचेगा सिर्फ जी। बी माइनस ए इज इक्वल टू जी ओनली। अभी भी डिफरेंस समझ में आ गया होगा आई गेस। नहीं समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल, फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। बोला गया गिवन 3 सेट पी क्यू एंड आर सच दैट, पी के बारे में बोला है एक्स इज ए नेचुरल नंबर लाइंग बिटवीन 10 से 16, 11 होगा, 12 होगा, 13, 14, 15। चलो y इज एन इवन नंबर बिटवीन 8 एंड 20, तो वो हो जाएगा 10, 12, 14, 16, ओके, एंड 18 भी आएगा, 20 के बीच में। आर गिवन है 7, 9, 11, तो क्यू माइनस आर, क्यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो आर में भी है, क्यू में से वो सारे, 10 क्या है बोलेंगे नहीं है, 12 है नहीं है, 14 है हटा दो, 16 है नहीं है, 18 है हटा दो, तो बचेगा क्या, मैं बोलूँगा 10, 12, 16, ओके। आर माइनस पी, आर में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो पी में भी है, आर में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो पी में भी है, क्या 7 है नहीं, 9 है नहीं, 11 है हटा दो, 14 है हटा दो, और कुछ नहीं, तो बचेगा कितना बताओ, 7, 9, 18, 20। क्यू माइनस पी, क्यू में से वो सारे एलिमेंट हटा दो जो पी में भी है, 10 नहीं है, 12 है हटा दिया, 14 है हटा दिया, बस और कुछ नहीं, तो 10, 16, 18, सिंपल। लास्ट टॉपिक है ऑपरेशंस का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट को ए डैश से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, कितने जगह ए कॉम्प्लीमेंट लिखा होगा, कितनी जगह ए बार लिखा होगा, कितनी जगह ए डैश, तो कुछ भी दिखे एक ही बात है, ए कॉम्प्लीमेंट बोलो, ए बार बोल दो, ए डैश बोल दो, एक ही बात है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट लिखा जा रहा है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट होगा और एक सेट ए भी होगा। ए का यूनिवर्सल सेट ये है, ए का बाप ये, मतलब जो भी एलिमेंट्स ए में है वो ऑलरेडी यू में प्रेजेंट है। तो मतलब देखा जाए तो यू अगर सपोज यू में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, तो ए में 1, 3, 7 है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि यू में इतने सारे एलिमेंट्स हैं और ए में बस इतने ही हैं, इसके अलावा जो बच गए ए में उसको क्या बोल दो, ए कॉम्प्लीमेंट। मतलब तुमने किया क्या कि यूनिवर्सल सेट को दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, एक अगर सेट ए है जो तुम्हें पता है, तो इसके अलावा जो भी एलिमेंट्स बच रहे हैं उनको क्या बोल दो, ए कॉम्प्लीमेंट या ए डैश या फिर ए बार, ओके। तो अगर मैं इस सेट के लिए ए बार निकालूं तो मेरे पास क्या आएगा, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, सिंपल सी बात। सपोज मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है जो है ए बी सी डी ई एफ, और एक सेट है ए जिसमें ए सी ई, तो बताओ ए डैश कितना आएगा, ए बार कितना आएगा, मैं बोलूँगा बी डी एफ, सिंपल। वो सारे एलिमेंट हटा दो जो ए में भी है, ओके। सो कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए वाले सेट को हटा दो तो अपने आप ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ओके। अभी बोला गया द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज एन एम्प्टी सेट। ऑलरेडी एक यूनिवर्सल सेट है, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, कुछ भी नहीं, क्योंकि अगर पूरा का पूरा सेट ले चुके हैं तो अब बचा कुछ भी नहीं है, मतलब वो खाली है, एम्प्टी सेट। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एम्प्टी सेट इज यूनिवर्सल सेट, ये भी सही है। अगर एक सेट है मेरे पास यूनिवर्सल सेट और दूसरा सेट है फाई जो कुछ भी नहीं है, तो इस फाई वाले का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो मैं बोलूँगा सब कुछ जो कि यूनिवर्सल सेट है। एंड द सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट। ऑब्वियसली ए में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए में नहीं होंगे। इसका मतलब वो दोनों सेट कैसे हैं, डिसजॉइंट सेट। चलो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। लेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड बाय द यूनिवर्सल सेट ए इज ए सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, तो ऑड नेचुरल नंबर, क्योंकि जो भी नेचुरल नंबर्स हैं वो या तो इवन होते हैं या तो ऑड होते हैं। इवन वाले ए में है तो ए कॉम्प्लीमेंट में कौन आएंगे, ऑड वाले। चलो एक यूनिवर्सल सेट डिफाइन किया गया यू, द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अच्छा एक सेट है द सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो बताओ ए कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, वॉवेल आ जाएगा, सिंपल सी बात है।
क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होते हैं उसमें या तो कॉन्सोनेंट होंगे या तो वॉवेल्स होंगे। चलो नेक्स्ट, बोला गया शो डैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द यूनिवर्सल सेट इज द एम्प्टी सेट। सिंपल सी बात है ना, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट में सब कुछ है तो एम्प्टी सेट में कुछ नहीं होगा उसके कॉम्प्लीमेंट में। उसके बाद ए सेट एंड इट्स कॉम्प्लीमेंट आर डिसजॉइंट सेट, ऑब्वियसली दोनों में कोई भी पार्ट कॉमन होने वाला नहीं है। चलो एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। u इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू दिस, तो a बार निकाल सकते हैं बहुत ईजिली। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट पे कुछ प्रॉपर्टी है। a का यूनियन a कॉम्प्लीमेंट के साथ पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट ही तो आ जाएगा। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है। a में कुछ एलिमेंट है, a कॉम्प्लीमेंट में कुछ एलिमेंट है, इन्हीं दोनों को मिलके तो बना है यूनिवर्सल सेट। क्योंकि यूनिवर्सल सेट से ही, यूनिवर्सल सेट में से a हटाते हैं तभी तो a कॉम्प्लीमेंट आता है, तो जब दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, यूनिवर्सल सेट ही तो बन जाएगा। सिंपल सी बात है। और क्या है, ए का इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, ए कॉम्प्लीमेंट, ए का अगर इंटरसेक्शन लिया जाए ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो वो फाई आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता है। ए में जो है वो ए बार में नहीं है, ए बार में जो है वो ए में नहीं है, मतलब दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो क्या आने वाला है, फाई आने वाला है। कुछ भी नहीं, नथिंग इज कॉमन। अच्छा, ये थर्ड और फोर्थ को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ, जब वेन डायग्राम पढ़ेंगे तब। इन्होंने क्या बोला है कि ए यूनियन बी का जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो होगा, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लो, यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर दो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी का जो ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट होगा उसमें क्या करो, इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ले लो, इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर दो। इसको हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। इसको हम लोग कब पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से कॉम्प्लीमेंट लोगे तो ए ही आएगा। अच्छा, फाई का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट फाई होगा। ये सब तो कॉमन सेंस है। बस हमने क्या बोला कि थर्ड और फोर्थ वाले को हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो इस वीडियो में हमने बेसिकली क्या पढ़ा, यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ा, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ा, उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट पढ़ा और डिफरेंस ऑफ द सेट पढ़ा। ये चार ऑपरेशंस बेसिकली कॉमन होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं बेसिकली सेट्स में। इसके अलावा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं वो हम लोग पढ़ने वाले रिलेशंस में, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर आएगा। उसके बाद हम लोग सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट्स भी पढ़ेंगे जब हम लोग अभी वेन डायग्राम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेन डायग्राम।